तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले रे ऑप्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दरअसल इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आ जाते हैं। लगभग 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको रे ऑप्टिक्स से ही देखने को मिलेगा और वेव ऑप्टिक्स से ही देखने को मिलेगा। लगभग दोनों चैप्टर्स को मिलाकर 14 नंबर का आपका हो जाता है पूरा बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर का मार्क्स। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखने वाले रे ऑप्टिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। रे ऑप्टिक्स से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव को मिलाकर 10 से 15 मार्क्स के आ ही जाते हैं ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से। आज इस वीडियो में देखने वाले रे ऑप्टिक्स, और आगे आने वाले वीडियो में भी हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए पहली स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर्स वर्चुअल इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? किस मिरर में वर्चुअल इमेज जो है वर्चुअल इमेज जो बनता है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट से? तो किस मिरर में होता है? किस मिरर में होता है? कॉन्वेक्स मिरर में। किस मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट काउज ऑफ द एयर बबल टू ग्लो इनसाइड द वाटर? जब आप एयर बबल को देखो, कभी भी वाटर में जब बबल निकलता है तो वो ग्लो क्यों करता है? वाटर के अंदर वो ग्लो क्यों करता है? तो उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन के कारण? नहीं, रिफ्लेक्शन के कारण वो ग्लो नहीं करेगा, ना ही रिफ्लेक्शन के कारण करेगा और ना ही डिफ्रैक्शन के कारण करेगा। वो किसके कारण करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा TIR, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 11 से ही TIR, और क्लास 12 में भी पढ़ना है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी किसके कारण करता है वाटर के अंदर बबल ग्लो? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 and 3/2 respectively. The relative refractive index of water with respect to glass. तो वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और उससे पूछ रहा है कि वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ये रहा सॉल्यूशन। पहले लिखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, फिर लिखेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। तो फिर उसको अपॉन में कर देंगे म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। ठीक है, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की तुलना में कितना होता है? तो 4/3, ये जब लिखेंगे ऐसे करके तो 4/3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा? 8/9 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8/9। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा जब उसका वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे? तो यह म्यू फ्रीक्वेंसी, म्यू यानी c बाई लैम्डा होता है। c को इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा भी इंक्रीज करेगा। और हमें निकालना क्या है? यहाँ से लैम्डा से हमें निकालना है म्यू की वैल्यू निकालना है। तो ये वाले म्यू की वैल्यू, तो म्यू बराबर c अपॉन cm, और यहाँ पर ये कैपिटल C क्या होता है? ये तो कांस्टेंट होता है, और भी वेलोसिटी cm लिख दिए। तो जब cm इंक्रीज करेगा, यानी जब ये इंक्रीज करेगा तो म्यू डिक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और ये रहा उसका। ऑप्टिकल फाइबर इज वन टाइप ऑफ, क्या है ऑप्टिकल फाइबर? क्या है? ट्रांसमिशन लाइन है, वेव गाइड है, या बोथ, और ए और बी और नन है? ये दोनों है, ट्रांसमिशन लाइन भी है और वेव गाइड भी है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 या 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ईयर क्या है? किसका मात्रक है? किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस का यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग इज देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का कोड के मुकाबले क्या होता है? कोड के मुकाबले क्या होता है? तो क्लैडिंग और कोड आपको किस में पढ़ना मिलेगा? अभी ये ऑप्टिकल फाइबर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो क्या होता है? कम होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोड के मुकाबले कम होता है, यानी लेस देन हो जाएगा, लेस देन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोड, यानी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अ बबल ऑफ एयर इनसाइड अ वाटर बिहेव्स लाइक अ, किस, जब एक वाटर में बबल रहता है तो वो किस लेंस की तरह बिहेव करता है? तो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करता है। जब भी एक वाटर बबल देखोगे आप वाटर में, तो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। यानी उसमें से अगर आप किसी भी इमेज को देखोगे तो वो बड़ा दिखेगा। जैसे बोतल में आप पानी भर के रखते हो और वही बोतल से आप आर पार देखते हो तो क्या दिखता है? वो बाहर वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा दिखता है। तो वही इसमें भी वही कहानी है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन विच फिनोमिना, यानी
ऑप्टिकल फाइबर में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है, तो किस फिनोमिना पे बेस्ड है, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग चेंजेस व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इंटर द लेंस, इनमें से कौन से चेंजेस होते हैं जब एक रे ऑफ व्हाइट लाइट इंटर अ लेंस, एक लेंस में जब व्हाइट लाइट इंटर करता है तो इनमें से कौन सा चेंज होता है, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगा जब एक व्हाइट लाइट लेंस में इंटर करेगा। तो कौन कौन सा चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा और वेवलेंथ भी चेंज होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन a concave lens of a glass is immersed in water it becomes, जब एक कॉन्केव लेंस को वाटर में हम डुबो देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो क्या हो जाता है, लेस डाइवर्जेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, लेस डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। टू कॉन्केव लेंस आर इन कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट लेंस, जब हम दो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्टैक्ट में रहते हैं कुछ इस प्रकार से, ये लेंस है एक और ये एक लेंस है, जब ये दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो हमको कौन सा लेंस मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो वो मिलेगा कॉनकेव ही तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, जब दो कॉन्वेक्स लेंस को रखेंगे कांटेक्ट में तो कौन सा मिलेगा, कॉन्वेक्स ही तो मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर्म्स एन इमेज इज, यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा इमेज फॉर्म करता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म करता है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मैग्निफिकेशन कैपेसिटी ऑफ अ कंबाइंड माइक्रोस्कोप इज टू द लेंथ, मैग्निफिकेशन कैपेसिटी क्या होता है कंबाइंड माइक्रोस्कोप का, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो पिछली भी वीडियो में बात किया था कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ाएंगे यानी ट्यूब का लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका मैग्निफिकेशन कैपेसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैपेसिटी व्हेन द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब इज इंक्रीज, तो इंक्रीज करेगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ये पिछला ही वाला स्लाइड का ये दूसरा टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है, एक ही क्वेश्चन को दो टाइप से पूछ दिया है। ठीक है, व्हेन वी लुक एट एनी ऑब्जेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर हमारा जब नजर जाता है तो वो रेटिना पर कैसा इमेज फॉर्म करता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है। कैसा इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है और हमारा माइंड उसको सीधा करके देख लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्केव लेंस इज यूज टू करेक्ट विच डिफेक्ट, किस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटनेस। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि नियर की वस्तुएं दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती है। ठीक है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव कॉन्केव मिरर का कैसा होता है, लॉन्ग फोकल लेंथ एंड लॉन्ग अपर्चर, लॉन्ग फोकल लेंथ होता है उसमें और लॉन्ग अपर्चर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, The normal adjustment will have the length of astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम नॉर्मल एडजस्टमेंट को कैसे लेंथ फाइंड करते हैं, तो लेंथ फाइंड करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पूछेगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिससे हम तारे ये सबको देखते हैं, तो उसमें अगर लेंथ फाइंड करने के लिए बोलेगा तो सिंपली FO प्लस FE कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई ऑफ मायोफोबिया, आई ऑफ मायोफोबिया यानी निकट दृष्टि दोष या नियर साइटनेस, उसी को बोलते हैं। तो क्या क्लियरली देख सकता है, निकट दृष्टि दोष में लोग क्या क्लियरली देख सकते हैं, साफ साफ क्या देख सकते हैं, तो एट नियर बाई पॉइंट्स। इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नियर की वस्तुएं दिखती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती है क्लियर। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अ मिरर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज अ मिरर। कौन सा मिरर होता है ऑब्जेक्टिव में रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का, तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई टू सी बोथ नियर एंड फार थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारी आई की यानी आंख की क्षमता होती है नियर की चीजों को देखने के लिए और
फॉर की थिंग्स को यानी नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए और दूर की चीज़ों को देखने के लिए उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी स्पंजन क्षमता बोलते हैं उसको, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं ए। ठीक है, जिससे हमारा आँख नज़दीक की चीज़ों को भी क्लियर देख पाता है और दूर की चीज़ों को भी क्लियर देख पाता है, उसको क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। द फाइनल इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है। फाइनल इमेज कैसा फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कंपाउंड माइक्रोस्कोप रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करता है। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन व्हाइट लाइट दैट सफर्स स्मॉलेस्ट डेविएशन पास फ्रॉम द, मतलब जब एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो सबसे कम डेविएट होने वाला लाइट कौन सा है? तो सबसे कम डेविएट होने वाला एक ही चीज है, वो है रेड कलर, कम डेविएट होता है। इसीलिए हम ज़्यादा करके टावर में या एरोप्लेन में या कोई ऐसे डेंजरस चीज़ों में रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बहुत दूर तक उसका रोशनी जा सके और वहाँ के लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो रेड लाइट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रीजन बाय रेनबो इज क्रिएटेड, रेनबो के क्रिएट होने का रीजन क्या है? तो डिस्पर्जन है। क्या है? डिस्पर्जन है, यानी वर्ण विक्षेपण इसको हिंदी में कहते हैं। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? जब वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यानी म्यू का वैल्यू बताना है। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर देगा। ये दूसरी स्लाइड में ही हम लोग ने देखा था, दूसरी या तीसरी स्लाइड में हम लोग ने देखा था कि म्यू का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है तब जब वेवलेंथ को हम इंक्रीज करते हैं। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, किसके कारण हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है? ठीक है, किस फिनोमिना के कारण? तो स्कैटरिंग के फिनोमिना के कारण स्काई जो हमें ब्लू दिखाई देता है, और अंतरिक्ष में अगर आप जाओगे तो उससे हमें ब्लैक दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डेविएशन अराइजेस फ्रॉम थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म का डेविएशन का फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा। तो म्यू माइनस 1 बाई ए, और कोई नहीं लगाना, म्यू माइनस 1 बाई ए। तो इन अ प्राइमरी रेनबो इज सीन इनवर्ड्स द कलर आर्क, प्राइमरी रेनबो में कौन सा कलर इनवर्ड्स दिखाई देता है, यानी नीचे अंदर की तरफ दिखाई देता है? कौन सा कलर का आर्क दिखाई देता है अंदर की तरफ? तो प्राइमरी रेनबो में वॉयलेट, यानी जिसको बैगनी कहते हैं हम लोग, वही रेनबो प्राइमरी रेनबो में अंदर की तरफ दिखाई देता है, यानी इनवर्ड्स दिखाई देता है। ठीक है, और सेकेंडरी रेनबो की बात करेंगे तो कौन सा इनवर्ड्स दिखाई देता है? सेकेंडरी रेनबो में रेड इनवर्ड्स दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था रे ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है आपके एग्जाम में। इससे आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन